अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था। हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तैयारी की और पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि आज बाई इलेक्शन के अंदर किस पोजीशन के ऊपर कितना कांटेदार मुकाबला है, यानी कौन किस सीट के ऊपर तगड़ा है और 21 हलकों में जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, 21 में से कितनी सीटें ऐसी हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत सकती है, कितनी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएंगी और कितनी पर पीपल्स पार्टी फेवरेट दिखाई दे रही है। फिर कुछ छोटी बड़ी जमातें यकीनन बलूचिस्तान में भी हैं, लेकिन हर एक सीट के ऊपर आपको डिटेल्ड एनालिसिस और फिर एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग आपको बताएंगे कि मजमूई तौर पर किस पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम है, यानी 21 में से ज्यादा प्रोपोर्शन कौन सी पार्टी लेने जा रही है। फिर आप सवाल भी करेंगे कि फॉर्म 45 के मुताबिक या फॉर्म 47 के मुताबिक। तो भाई बात यह है कि ये मामला तो फॉर्म 47 वालों का ही चल रहा है और फॉर्म 47 इस वक्त फॉर्म 47 वाले इतने गालिब दिखाई दे रहे हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि समंदर की तह के अंदर कुछ शार्क मछलियां एट दिस पॉइंट इन टाइम एक्टिव हो गई हैं और किसी भी वक्त वो शार्क मछलियां वो जो तारे समुंदर की तह में है वो काट सकती हैं। वही जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने तारें बिछाई हुई है ना, वो जो नीचे फाइबर ऑप्टिक्स हैं, वो शार्क मछली किसी भी वक्त मुंह मार सकती है उन तारों को। वो जैसे ही कटेंगी तो मुल्क भर के अंदर इंटरनेट डाउन हो जाएगा। आपको मोबाइल फोन सर्विस से मुतालिक तो बता दें कि मोबाइल फोन सर्विस अब बस बंद हुई चाहती है। मोबाइल फोन सर्विस बंद होने जा रही है, इंटरनेट सर्विस बंद होगी। आपका एक्स यानी साबिका ट्विटर तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया एप्स डाउन होंगी। इससे पहले ही जो पोलिंग स्टाफ है और पोलिंग का जो सामान है उसकी तरसील के दौरान मीडिया की कवरेज पर पाबंदी आयद की गई। और एक बड़ा अहम मामला है जो मैं फिर आपकी गोशगुजार कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की फोन कॉल्स आई हैं। लाहौर की एक बड़ी जामिया है, लाहौर की एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, जिसके स्टूडेंट्स को आनन फानन चंद घंटे के नोटिस के ऊपर, चंद घंटे भी क्या है, 2-3 घंटे के नोटिस के ऊपर कहा गया कि आप हॉस्टल्स में से अपना बोरी बिस्तरा गोल करें, सामान नहीं तो हम आपका उठा के बाहर रख देंगे। और फिर उन्हें कहा गया कि हॉस्टल फौरी तौर पर खाली कीजिए और जहां मर्जी जाइए हमारी बला से। मंगल तक यूनिवर्सिटी बंद है। अब इसमें सितम जरीफी ये देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान से आई हुई तालिबात, गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए नौजवान स्टूडेंट्स, इंटीरियर सिंध का स्टूडेंट, साउदर्न पंजाब का तालिब इल्म जो मुतवसत घरों से आते हैं, मेरिट के ऊपर आते हैं, उनके पास पता नहीं इतने पैसे भी नहीं होते और उन्होंने बड़ा कैलकुलेटिव किस्म की जो है वो अपना बजट बनाया हुआ होता है कि हमने इस महीने की इस तारीख को अपने घर लौटना है और उसके लिए हमारे पास इतने पैसे हैं। ये बात मैं आपको एज पर द डिस्कशन बता रहा हूं जो स्टूडेंट्स से मुझे मालूमात मिली हैं। अब वो तालिबा जो गिलगित बल्तिस्तान से आती है यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए और हॉस्टल में सुकूनत पजीर होती है, वो साल में एक दफा वापस जीबी जाती है। जीबी जाना कोई आसान काम नहीं है। वो जो जान जोखिम का काम है ना, वो साल में एक बार ही करते हैं। तो उनको उठा के आपने तालिबात का बोरी बिस्तरा गोल करके बाहर रख दिया कि हमारी वला से जहां मर्जी जाएं। अब वो तालिबात जाएं तो जाएं कहां? यकीन कीजिए वो इतनी परेशानी में है। और फिर उज़र क्या है? इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन एक दिन का है, यानी इतवार के रोज, आज के रोज इलेक्शन हो जाएगा। पीर के रोज भी हॉस्टल बंद है, मंगल के रोज भी हॉस्टल बंद है। यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम तदरीसी जो सरगर्मियां वो बंद कर दी गई हैं। भाई एक रात होती, एक दिन होता तो चलिए खुदा खुदा करके किसी ना किसी तरीके से गुजारी लेते हैं। अब अगले 2 रोज भी आपने किस चक्कर में डाल दिए? अब आपके उस सवाल का जवाब भी इसके अंदर है कि फॉर्म 45 की हुकूमत हो या उस एतबार से बननी हो, तो फिर तो शाम में आपको नताइज मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये कि फोर्स ही कर रहे हैं लोग कि ये जो नताइज है वो अगली दोपहर तक भी ना शायद आ सकें, यानी मंडे के रोज तक ना आ सके और फिर मंगल तक जो है आपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया है। और फिर इतना ज्यादा घुटन ज्यादा माहौल है कि मीडिया कवरेज भी नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स वैसे ही डरते हैं, वो मीडिया पे बात ही नहीं कर सकते कि कहीं यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनको यूनिवर्सिटी से निकाल बाहर ना करे। तो हटो बचो की कैफियत है, ये सिचुएशन है। यकीन कीजिए कि दिल खून के आंसू होता है इस तरह के डिसीजंस के साथ। और फिर जाहिर है जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं तो जवानाने वतन के दिल में नफरत भर देते हैं आप। आपके जो ओपोनेंट्स हैं उनको कोई कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं है, उनकी कैंपेन आप कर देते हैं। लोगों के दिलों में गमो गुस्सा भरा हुआ होता है कूट कूट के। नंबर वन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दूसरी जो अहम खबर है, वो एक सेनेटर हैं जमात इस्लामी के। अब इस वक्त वो इस सेनेट में नहीं है। सेनेटर मुश्ताक खान साहब बड़ी वोकल वॉइसेस में से एक हैं। उनकी जो अहलिया हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और सेव गजा फाउंडेशन की ये रूह रवां है और इनको गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया है। गुजरावाला में
ये कैंट के बाहर मेरी मालूमात के मुताबिक एहतजाज कर रही थी। एक अहम घर के बाहर एहतजाज हो रहा था और इनको और उनके बेटे को मेरी मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है और इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि आप एक हसास इलाके में सेव गज़ा फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हुए और फिर आपके जो नारे हैं वो ख़ास तौर पे हसास इदारों से मुताल्लिक और अफसरान से मुताल्लिक जो नारे लगाए गए, उससे पहले भी हमने इस्लामाबाद के अंदर भी देखा कि ये मामला हुआ, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ-साथ जो सरहद पार नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं और इस कैंपेन के दौरान मुझे तो वैसे समझ नहीं आती, ज़ाहिर है पाकिस्तान में कुछ चुनाव होता है तो सरहदों पे तनाव होता है। इंडिया में चुनाव होता है तो आसान हदफ पाकिस्तान होता है और पाकिस्तान को हदफ़े तनकीद बनाते हुए नरेंद्र मोदी साहब फरमाते हैं कि जर्नैलों के तमगे देखो तो जैसे सारी दुनिया फ़तह करके आए हुए हों और औकात ये है कि ना ईरान से सस्ता तेल ले सकते हैं, ना रूस से इतनी बड़ी फ़ौज का कौम अचार डाले, जिनकी सिवाय प्लॉटों की कोई दिलचस्पी नहीं है। मोदी साहब के इस स्टेटमेंट को मैं वक़्त इसलिए नहीं देता कि नरेंद्र मोदी साहब की अपनी फ़ैशिस्ट रेजीम इस वक़्त इंडिया के अंदर है। वहाँ पर जो इन्होंने ज़ुल्म-ओ-सितम के पहाड़ तोड़े हैं और जितनी की जमहूरियत भारत के अंदर इस वक़्त है, वो सबको पता है। लेकिन इस तरह के नारे लगा के अगर नरेंद्र मोदी साहब इंतखाब जीतना चाहते हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है कि इनकी अवाम को भी समझदार होना पड़ेगा। पाकिस्तान की अवाम तो समझदार है, तो मैं भारतीय अवाम से भी कहूँगा कि आप भी ज़रा समझदार हो जाएँ। इस तरह के नारे हमारे यहाँ भी लगाए जाते हैं। ये नारे इंतखाब क्योंकि चुनाव है, तो आपके यहाँ भी लगाए जा रहे हैं और मोदी साहब ये जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ़ अपने इंतखाब के अंदर जो है, वो सीटें सिक्योर करने के लिए है। इससे ज़्यादा मुझे इसके अंदर कोई जान दिखाई नहीं देती है। उसके बाद मैं ज़रा अब ज़रा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की तरफ बढ़ूँगा और आपको बताऊँगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन तगड़ा है और क्या पोज़ीशन इस वक़्त इंतखाबात के अंदर दिखाई दे रही है। अच्छा, अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, वो नेशनल असेंबली की 5 है और प्रोविंशियल असेंबलीज़ की 16 हैं। यानी कुल मिला के 21 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनती हैं, जिस पे बाय इलेक्शन होने जा रहा है। वैसे तो 23 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ थी, लेकिन एक नेशनल असेंबली की 148 है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की छोड़ी हुई नशिस्त, उसके ऊपर इंतखाब नहीं हो रहा, मामला लिटिगेशन में है और इसके ऊपर गालिबन 15 मई को शेड्यूल्ड है कि इलेक्शन होगा, जब तक ये लिटिगेशन वाले मामलात कंप्लीट नहीं हो जाते। उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि नेशनल असेंबली की जो रिमेनिंग 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, सबसे पहले ज़रा नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो एनए 119 है लाहौर की, जहाँ से मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये सीट सिक्योर की थी और इनके मुकाबले में शहज़ाद फ़ारूक साहब, जो मियाँ इबाद फ़ारूक के भाई हैं, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और बड़ा टक्कर का मुकाबला अगर कहा जाए कि हुआ था, तो कहना गलत नहीं होगा। मैं ज़रा वोट बता दूँ कि किसने इसमें कितने वोट सिक्योर किए थे जनरल इंतखाब के अंदर। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 83,000 और 855 वोट हासिल किए थे जनरल इलेक्शन में, जबकि इनके मुकाबले में शहजाद फारूक साहब के 68,376 वोट थे। तकरीबन 35-36,000 वोटों की लीड से मरियम बीबी जीत गई थी। लेकिन ये नतीजा भी रात को नहीं आया था, ये फॉर्म 47 वाला नतीजा था, जिसको मियाँ शहजाद फारूक साहब ने उसके बाद चैलेंज करने का ऐलान भी किया था। अब मरियम साहिबा ने ये सीट क्योंकि छोड़ दी है, तो इसके ऊपर अली परवेज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और इनके मुकाबले में फिर मियाँ शहजाद फारूक साहब है। तो अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन हुआ, तो कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन अगर फॉर्म 47 के मुताबिक हस्बे रिवायत इलेक्शन हुआ, तो फिर इस इलेक्शन में अली परवेज मलिक साहब के जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज साहिबा से अली परवेज बेहतर कैंडिडेट इसलिए है कि इनके वालिद भी परवेज मलिक साहब यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा जो उनकी अहलिया हैं, उनका बड़ा काम है यहाँ पे, ग्रास रूट लेवल तक लोगों से मिलते भी हैं, इन्होंने मेहनत भी की है। उसके साथ-साथ अली परवेज़ खुद यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं लास्ट 2018 के इलेक्शंस के अंदर। तो कंपैरेटिवली मरियम नवाज़ से तो बेहतर, क्योंकि एक सियासी ख़ानदान है और इनकी रूट्स भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हैं। लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक अगर इलेक्शन हुआ, तो मियाँ शहज़ाद फ़ारूक साहब टक्कर का मुकाबला ज़रूर देंगे, क्योंकि रिज़ेंटमेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स के अंदर। और फिर मियाँ शहज़ाद फ़ारूक गिरफ्तार भी हुए। मियाँ इबाद फ़ारूक के जो साहबज़ादे जान से चले गए और अभी तक वो भी जो है पता नहीं है मियाँ इबाद फ़ारूक कहाँ हैं, रूपोश हैं। तो इस हवाले से लोगों के अंदर गम-ओ-गुस्सा बहुत ज़्यादा है। फिर आता है जनाब एनए 132। अब एनए 132 कसूर का हल्का है। यहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 1,37,231 वोट लेकर कामयाब हुए थे और इनके मुकाबले में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर बतौर इंडिपेंडेंट पाक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक-ए-इंसाफ के थे। इनके 1,11,116 वोट थे। तो तकरीबन आप समझ लें कि 20-25 हज़ार वोटों का फ़र्क यहाँ पे भी है। तो यहाँ से भी मुझे ये लगता है मेरी दानिश में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हल्के को सिक्योर कर लेगी। एनए 196 है, उसके बाद ये कंबर शहदाद कोट का जो है हल्का है और एनए 196 से बिलावल भुट्टो साहब जो है वो जीते थे और बिलावल भुट्टो साहब के यहाँ से
85,370 वोट थे, जबकि इनके मुकाबले में नासिर महमूद साहब JUI-FA के 34,499 वोट हासिल कर पाए थे। तो लीड बहुत ज्यादा। और यहां से मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट मेरी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कंटेस्ट भी नहीं कर रहा है। तो ये तो पीपल्स पार्टी की सीट लग रही है। तीसरी सीट जो है वो NA8 है, और NA8 बाजौड़ है। बाजौड़ में इलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दरीना जो कैंडिडेट हैं, कारकुन भी रहे, रेहान ज़ेब साहब, इनको कत्ल कर दिया गया था। रेहान ज़ेब के जो भाई हैं, अब वो यहां से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और 2018 में भी ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। तो NA8 पे तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सीट को सिक्योर कर लेगी। और NA44 की जो सीट है, ये DI खान की सीट है। यहां से अली अमीन गंडापुर साहब जीते थे। और अली अमीन गंडापुर साहब की जो लीड है वो भी मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब यहां से जनाब अली तकरीबन 93,443 वोट लेकर जीते थे। और इनके मुकाबले में मौलाना फजलुर रहमान साहब हैवी वेट थे, 59,922 वोट मौलाना फजलुर रहमान के थे। अब अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन खान गंडापुर यहां से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और उनके मुकाबले में मौलाना फजलुर रहमान है ही नहीं, वो बाइकआउट कर चुके हैं। और फैसल करीम कुंडी होंगे पीपल्स पार्टी के, उनकी जो वोट्स हैं वो सिर्फ 35,567 थे। तो ये सीट भी मुझे आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में डालती हुई दिखाई दे रही है। यानी 5 अगर कौमी असम्बली के हल्के हैं तो मेरी दानिश में 2 सीटें ऐसी हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं, 2 सीटें ऐसी हैं जो आसानी से तहरीक इंसाफ निकाल लेगी, और एक सीट पे तो तहरीक इंसाफ है ही नहीं, बिलावल भुट्टो साहब की छोड़ी हुई नशस्त है, ये पीपल्स पार्टी की सीट होने जा रही है। उसके बाद मैं क्विकली आपको जो प्रोविंशियल असेंबली के 16 हल्के जिनके ऊपर बाई इलेक्शन होने जा रहा है, मैं क्विकली जरा इसके बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले PP22 है चकवाल की और तलागंग की। PP22 चकवाल तलागंग के अंदर बड़ा कांटे का मुकाबला है। यहां से एक नौजवान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, हकीम करके उनका कोई नाम है, वो बड़ा काम कर रहे हैं। और मुझे वहां से जो पल्स मिल रही है वो ये है कि बड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो कभी इम्कानात लगते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट सिक्योर करेगी। फिर PP32 गुजरात से जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और इनके मुकाबले में मूसा इलाही साहब हैं जो कि चौधरी वजात हुसैन के साहबजादे हैं। वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। घर की सीट है, परवेज इलाही साहब वाला मामला है, लेकिन ये सालिक हुसैन साहब की छोड़ी हुई नशस्त है। और यहाँ से कभी इम्कानात यही हैं कि अल्लाह आपका भला करे, यहाँ से जो है वो कभी इम्कानात यही दिखाई दे रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब को नहीं जीतने दिया जाएगा और मूसा इलाही इलेक्शन कंटेस्ट कर लेंगे। उसके बाद PP36 वजीराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वजीराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीट निकाल लेगी। नारोवाल से अहमद इकबाल साहब, एहसन इकबाल के साहबजादे हैं। लेकिन इस सीट की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दानियाल साहब, जो दानियाल अजीज हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट जो कैंडिडेट है उनको सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है ये सीट भी खतरे में है नून लीग की। उसके बाद PP93 भक्कर है। अब भक्कर के अंदर ना वोट डिवाइड हुआ है, एक नवानी फैमिली का वोट है और दूसरा अफजल ढांडला साहब, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट दे रही थी लेकिन फिर वो वापस ले लिया गया। तो डिवाइड होने की वजह से मुझे लगता है कि डेंट यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेगा और इसका फायदा नून लीग उठाएगी। PP139 शेखुपुरा की सीट राना तनवीर हुसैन साहब का हल्का है, मजबूत हल्का है नून लीग के। ये नेशनल असेंबली पे भी जीते थे, प्रोविंशियल पे भी जीते थे। अब PP139 पे राना तनवीर हुसैन के भाई कंटेस्ट कर रहे हैं, नून लीग निकाल लेगी। PP147 मोहम्मद मदनी की सीट है, लेकिन और मदनी PTI से लड़ रहे हैं, लेकिन इनके मुकाबले में हमजा शहबाज जीते थे, उनका हल्का है। ये सीट मुझे लगता है कि यहाँ मुकाबला होगा, लेकिन चांसेस फिर अगेन क्योंकि हुकूमत भी है, नून लीग के हैं। PP149 से हाफिज ईशान साहब कंटेस्ट कर रहे हैं। हाफिज ईशान साहब के मुकाबले में यहाँ शुएब सिद्दीकी हैं। इस सीट के ऊपर मुझे रौला लग रहा है कि हाफिज ईशान साहब हो सकता है कि सीट निकाल लें। PP158 लाहौर से मुनस इलाई हैं और मुनस इलाई के मुकाबले में नून लीग है, ये शहबाज शरीफ साहब की छोड़ी हुई नशस्त है। कभी इम्कानात ये हैं कि यहाँ से जो शहबाज शरीफ साहब वाली सीट है वो नून लीग सिक्योर कर लेगी। उसके अलावा जो बाकी नशस्तें हैं PP164, 66 और 290, ये भी नून लीग की। मुझे लगता है ऐसे है कि तकरीबन कोई 3 से 4 नशस्तें पंजाब की 12 नशस्तों में से, अगर तो फॉर्म 47 के मुताबिक ही इलेक्शन होना है तो वो PTI निकालेगी। अगर 45 के मुताबिक हुआ तो हो सकता है कि मजीद कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी PTI वोट निकाल ले। उसके बाद PK22 बाजोड़ है और PK91 कोहाट है। ये दोनों नशस्तें PTI की हैं और बाकी 2 बलूचिस्तान की हैं। और वहां से PK मैप को PTI सपोर्ट कर रही है, खुद इलेक्शन नहीं, महमूद खान अचकजई को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान की 2 सीटें उसी की हैं जिसको इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो इस तरह से कुल मिला के तकरीबन कोई जो 16 सीटें हैं प्रोविंशियल असेंबली की, उसमें फॉर्म 45 के मुताबिक जो है, फॉर्म 47 के इनफैक्ट 6 सीटें PTI जीत रही है और बाकी मानदा जो 10 सीटें हैं वो दीगर जमातों की मुझे लग रही हैं और मेजॉरिटी
ज़ाहिर है उसमें नून लीग की है, पंजाब से नशिस्तें ज़्यादा हैं। तो 10 जमा आपकी जो बाकी सीटें हैं, यानी यहाँ से पीटीआई की अगर प्रोविंशियल असेंबली की कुछ 6 सीटें होती हैं और वहाँ से 2 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, तो 8 नशिस्तें ऐसी हैं 21 में से जो पीटीआई की दिखाई दे रही हैं और बाकी मानदा दीगर जमातों की दिखाई दे रही हैं। आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी कि क्योंकि व्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है, मुझे यहीं पे क्लोज करना है। मैंने कोशिश की है कि 21 नशिस्तों का जो एक खाका है आपके सामने रख सकें। अगर बात आप तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।